स्वागत है आप सभी का NSA एड्यू वर्ल्ड में। बच्चों, आज जो है मैंने जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि UGC नीट का मैं रेगुलर जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका है इकोसिस्टम। पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम वर्ष में 1935 में थारर टर्नसले ने परिभाषित करने का प्रयास किया था। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों का, यूं कहें कि प्रजातियों की जनसंख्या का एक आत्म-विनियमन समुदाय होता है। कैसा समुदाय होता है? आत्म-विनियमन समुदाय होता है, जिसको सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी कहते हैं। तो इस प्रकार के एक दूसरे प्रभाव करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं और इनका निर्जीव और भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जैसे एक उदाहरण अगर हम लोग बोले तो वन पारिस्थितिकी तंत्र और सागर पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कि झाड़ियों का झुरमुट भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। पारिस्थितिकी जो है, कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, कहने का मतलब क्या है कि वन परिस्थिति तो होता ही है, सागर में जो रहता है वो सभी। इसके अलावा अगर झाड़ियों की जो छोटी मोटी जो झूठी होती है, आप जो देखे होंगे, उसको भी हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत में मानते हैं। एक मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, मुक्त यानी ओपन इकोसिस्टम जो होता है, वो ऊर्जा और पदार्थ का ब्रह्म संसार के साथ मुक्त आदान प्रदान करता है। बंद पारिस्थितिकी तंत्र में यह आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं या नाम मात्र का होता है। इसी तरीके से हम लोग अब जीव मंडल में आते हैं, बायोस्फीयर में। तो कहता है इस प्रकार के सभी पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जीव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त है। 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैवाल युक्त एक जीवनदायी परत होता है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश होता है जहां जीवन पनपता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे इसकी विशेषताएं के बारे में ये बताया जाता है कि पहला, सुनिश्चित कार्यशील क्षेत्र इकाई सभी जीवियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 3 मूलभूत जो संगठक हैं, वो पहला है जैविक, जिसको बायोम संगठक बोलते हैं। जैविक, अजैविक, जिसको भौतिक निवासी संगठक बोलते हैं, जिसमें स्थल, जल तथा वायु आते हैं। ऊर्जा को भी पारिस्थितिकी तंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण संगठक माना जाता है। ऊर्जा भी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा संघटक माना जाता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट बिंदु है वो ये कि ऊर्जा जैविक और भौतिक संगठकों के मध्य जटिल परिस्थितिकी अनुक्रियाएं होती है। और एक मुक्त तंत्र जो मैंने बताया, ओपन सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संरचित तथा सुसंगठित तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है? क्या कर रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जलीय और पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र।
जलीय को हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं और स्थलीय को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इसी वर्ड को दे दिया जाता है, हिंदी वाला नहीं देता है, तो वो कंफ्यूजन आपका जो है वो दूर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद है क्या कि पारिस्थितिकी के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में यह जो है वो दो प्रकार के हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। पहला वाला में हम लोग जैविक वाले को देख लेते हैं। कहता है कि पर्यावरण के जैविक घटक या कारक मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। क्या करें कि जो पर्यावरण के जैविक घटक या कारक हैं वो जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता आते हैं। इसी के बाद उत्पादनकर्ता जो प्रोडक्ट ऑफ और ये ऑटोट्रोप्स है, वे जीव को अपना भोजन स्वयं उत्पादन कर सकते हैं, उनको उत्पादक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है बच्चों। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा क्लोरोफिल के सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में दो परिवर्तन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कितने परिवर्तन होते हैं? दो परिवर्तन होते हैं। और वो दो परिवर्तन जो है वो है, पहला कि कार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन। कहता है कि जो अकार्बनिक यौगिक है वो कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। और सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसी तरीके से अब हम लोग आते हैं और उपभोक्ता में, जिसको कंज्यूमर्स बोला जाता है। तो कहता है उपभोक्ता अपनी भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मूलतः उत्पादनकर्ता पर निर्भर करते हैं। अब देखो क्या है, इसको समझना। जो उत्पादन करता होता है, यानी ऐसे अगर हम लोग अपने हिसाब से बात करें, अगर आप शहरी परिवेश में रह रहे हो तो आप क्या हो? उपभोक्ता हो। और जो उत्पादन करता है वो है हमारे किसान। ठीक है, हम लोग शहरी परिवेश में रहते हैं और हमें किसानों पे निर्भर होना पड़ता है। कहने का मतलब है हम उपभोक्ता हुए और किसान जो हुए उत्पादन करता हुए, हमें उनके ही पे निर्भर करना होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि ये उपभोक्ता जो हो गया वो किसी दूसरे में आ गया, और उत्पादन करता वो हुआ जो बनाया जाता है, जो उस चीज़ का खाना, जो चीज़ वो यूज़ करेगा उस चीज़ का वो निर्माण करता कहलाया। ठीक है। शाकाहारी, जिसको हर्वेश्वर बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता यह अपना भोजन सीधा उत्पादनकर्ता से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे खरगोश, बकरी, गाय, ये सब क्या खाते हैं? घास पत्ते ये सब खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो मांसाहारी, जिसको कार्निवोरस बोलते हैं, इसको हार्निवोरस और इसको कार्निवोरस। तो कहता है कि इसका भोजन जो होता है वो दूसरे प्राणी होते हैं, यह पादप भोजन कभी नहीं करते। तो अब देखो क्या है, शेर क्या पत्ते या घास खाएंगे? कभी बाघ खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो ये सभी क्या है, किंगफिशर, छिपकली, ये सभी क्या है? ये सभी वो हो गए कि जो पत्ते उते जो खाते जीव हैं, उन सारे जीवों को ये लोग खा जाता है। तो ये हो गया मांसाहारी वाला। अब यहाँ पे इसको दो भागों में विभक्त करके बताया गया है। ठीक है, पहला है कि द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता, जैसे सेकेंडरी कार्निवोरस। तो कहता है ये शाकाहारी प्राणी अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। इसको द्वितीय उपभोक्ता, मांसाहारी जो है उसको द्वितीय उपभोक्ता
कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चूहा और मेढक जो है सब ऐसे हैं। तृतीय मांसाहारी उपभोक्ता वो होता है, टेरेटरी कार्निवोरस वो होते हैं जो द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, बाज, है ना। इसमें हम लोग ये नहीं दिया है, पर हम इसमें सांप भी रख सकते थे, क्योंकि सांप भी जो है वो मेढक वगैरह को खाते हैं। अब देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद है सर्वाहारी, जिसको ओमनीवोरस बोला जाता है। अब यहाँ पे आज देखो, मैंने आपको हार्निवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में अभी आज पढ़ाई दिया। कहता है ये वीडियो जो है ना, वो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं है, आपको जानकारी भी मिल जाएगी बहुत सारे ऐसे चीज़ों के लिए। देखो यूजीसी नेट पेपर 1 का तो मैं आपको प्रिपरेशन करवा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ बेसिक नॉलेज भी इसमें आपको मिल रहा है कि हार्निवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है ना। तो ये बढ़िया है। और ओमनिवोरस क्या है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो ये था। तो ये सारे जो हैं अच्छी चीज़ है। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन दबा के रख दिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको बेल आइकन दबाने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, उदाहरण के लिए मनुष्य जो है, कुत्ता, भालू, मैना, चींटी, ये सभी ऐसा क्या है, हम लोग जो भी हैं, कुत्ता और ये सब जो देखते हैं वो सर्वाहारी है। हमको दोनों देगा तो खा लेंगे, क्या नहीं खाएंगे? खाएंगे ही। अब क्या है, अपघटक में आते हैं, जिसको डिकम्पोसर भी बोलते हैं। अब इसको यहाँ से देखो, इस सिस्टम को समझना। उत्पादक पहला, दूसरा प्राथमिक उत्पादक, तीसरा द्वितीय उपभोक्ता और तीसरा तृतीय उपभोक्ता, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। कहता है कि इसमें इसको भी समझ लेते हैं। इसमें मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं। ये प्राणियों तथा पौधों का भोजन करते हैं। इसको क्या है, स्प्रोफाइट्स, रेडियोसस आदि भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अजैविक घटक। अजैविक घटक, पहले हमने वही क्या पढ़ा था, उससे पहले जैविक घटक। तो जैविक घटक का जो स्वरूप जैव जगत की भांति ही जटिल होती है। इसके अंतर्गत जैव जगत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के सभी तत्व मुख्यतः आते हैं। अतः अजैविक घटक भी पारिस्थितिकी तंत्र का विशेष महत्वपूर्ण अंग है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित है। तो पहला है कार्बनिक घटक, दूसरा अकार्बनिक पहला है, और दूसरा कार्बनिक घटक, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं वो अकार्बनिक हो गया, जिसमें कि मृदा, जल, वायु, प्रकाश, खनिज तत्व आदि आते हैं। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, अमीनो अम्ल आदि आते हैं। और भौतिक घटक वो होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जलवायु, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा, पृथ्वी का मुख्यतः इसको दो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, पहला स्थलीय और एक जलीय, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पे रख देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिकी पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी हमें दीजिए कि कैसा है वीडियो, ठीक है। थैंक यू।